नाम है सर? मेरा नाम ऋषिकेश है। हम जेएनयू से आए हैं। जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, फिजिक्स में पीएचडी कर रहे हैं और जेएनयू में एक हॉस्टल है, बराक हॉस्टल, वहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये जो आपने पूरा पोस्टर हाथ में लिखा है, प्लम्बर्स ऑफ द कंट्री की आप बात कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम लोग मैसेज यही देना चाहते हैं कि जो पेपर लीक है, जितने भी लीक है, उसको ठीक करने के लिए हम अपने आप को प्लम्बर्स बोल रहे हैं और प्लम्बर हम लोग को ये ठीक करने का ये मांग है। तभी मतलब ये चीज़ प्लम्बर का जो काम है वो जो है ये चीज़ तो ठीक हो पाएगा। मतलब तो आपको लगता है कि पेपर लीक होना हमारे देश की नियति हो गई है या फिर ये सब प्लानिंग होती है, स्क्रिप्टेड होता है सब? मतलब यहाँ पर अभी इसको पीछे क्या रीज़न है, क्या है, कितने मतलब जैसे कौन सी कोचिंग माफिया है, कितने करप्ट ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं यहाँ पर, ये तो मतलब हम लोग नहीं कह सकते। बट ये होना एक बहुत ही ज़्यादा दुखित बात है। मतलब इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एज ए concerned citizen of this country to see such paper leak repeatedly in a year and repeatedly from many years. लेकिन कह रहे हैं ना कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद है वो भी कह रहे हैं कि क्या 2014 से पहले पेपर लीक नजर नहीं आता? नहीं, ये तो बात नहीं हुआ ना कि उससे पहले भी होता था तो अब भी होगा। दैट्स नॉट ए वैलिड पॉइंट कि पहले भी चीज़ें ऐसा था, अब भी ऐसा होगा। अरे सरकार आए हैं तो आप लोग ठीक करो उसको। आप इसलिए आए हो ना बिकॉज यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। नाउ फिक्स इट। बट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग देयर हैज बीन मोर एंड मोर पेपर लीक्स फ्रॉम लाइक इन द लास्ट 10 ईयर देयर हैज बीन टोटल 89 पेपर लीक्स। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय है, मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ। हम लोग साथ में जेएनयू से लोग आए हैं। ये न सिर्फ सवाल एक पेपर लीक का है और न सिर्फ सवाल उनके इस्तीफा देने का है, बल्कि इस देश के करोड़ों लाखों नौजवानों, जो यूथ, जो स्टूडेंट हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके बेटे जो अपनी पूरी कमाई का, साधन का, पैसे का एक सोर्स एक अपने बच्चे में लगा रखे हैं, एक उम्मीद पाल रखे हैं कि हमारा बेटा नीट निकालेगा, हमारा बेटा एग्जाम निकालेगा, पास करेगा, हमारे घर के रोजी रोटी खर्चे चलेंगे। उन सब के सपनों को तोड़ने का काम इस निकम्मी सरकार ने किया है। तो मेरा कहने का ये है कि न ये सिर्फ इस्तीफा देने का है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान पे इनका कार्रवाई करके और जेल के सलाखों के अंदर कानूनी रूप से लीगल तरीके से इन पर कार्रवाई करने का है। न सिर्फ ये शिक्षा का सवाल है, बल्कि एक विश्वविद्यालयों को जिस तरीके से प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। एक अशोका यूनिवर्सिटी, रिलायंस यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपये के रूप में हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम गरीब हैं, और उनके लिए शिक्षा माफियाओं का जाल फैलाया जाए। उन शिक्षा माफियाओं के द्वारा बड़े बड़े 80 लाख, 90 लाख, 1-1 करोड़ मेडिकल कॉलेजेस के फीसें हैं। इस देश के 99% किसान और मजदूर के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तो इस देश के निकम्मी और इस देश के निकम्मा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन सबकी मिली भगत साजिश है और उस साजिश के तहत ये काम पहले से हो रहा है। तमाम लोग, आप लोगों का मेन जो पॉइंट था वो ये था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उसके बाद क्या कोई और मंत्री उस पद पे आता है, वो ऐसी चीजें नहीं करेगा? धर्मेंद्र प्रधान न सिर्फ एक साइन है, न सिर्फ एक इंडिकेशन है, बल्कि ये पूरी सरकार के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक वो मोहरा है। मैं कहना न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बल्कि पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को सड़क पर आंदोलन क्रमबद्ध करके इस देश को हटाने का काम करना चाहिए। ये सिर्फ न शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, बल्कि फॉरेन पॉलिसी से, किसानों के, मजदूरों के, आम बेरोजगारी के सवाल हैं, रिसर्च के सवाल हैं, प्राइमरी एजुकेशन का सवाल है, जल निजी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सवाल है। हर तरफ बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है सरकार। तो इसलिए मेरा कहना है इस देश के युवाओं से जहां तक ये आवाज़ जाए, उनके पास ये मैसेज पहुंचे कि आपको संविधान के तहत एक गरिमा और मूलभूत अधिकार, जीने का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो आपको अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इस देश को इस्तीफा देनी चाहिए। यह मेरा राइट है, यह मेरा हक है, और इस देश की सरकार ने, संविधान ने जो चल रहा है उसके तहत है। तो मेरा कहने का है कि ये सिर्फ एक नया एजुकेशन का सवाल है, बल्कि इन्वायरमेंट से लेकर, फॉरेन पॉलिसी से लेकर, फार्मर से लेकर, यूथ से लेकर, यंग से लेकर सब जगह ये फेल्योर हो चुकी है। आप पड़ोसी देशों को देखिए, उनके यूनिवर्सिटी, उनके कैंपस से कैसे वर्ल्ड के टॉप में जा रहे हैं, और आप टॉप 120 में आपके संस्थान ने पिछले 15 साल आपने मौका दिया, हर जगह यही फेल्योर है। तो मेरा आप देखिए, बड़े बड़े मीडिया के लोग यही कहते नजर आए कि यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं ये देश के लोग है ही नहीं, ये देश विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। ये पहचान है आप लोगों की? तो क्या ये समुद्र से आए हैं?
क्या ये मंगल ग्रह से आए हैं? ये कहाँ से लोग आए हैं? ये कौन से लोग हैं? ये इस देश की एक आम आवाम की एक पहचान, ये उनके अंदर जो एक जलन है, उनके अंदर जो एक तड़प है कि हमारा देश कैसे बेहतर होगा, हम क्यों आज़ाद हुए, हम क्यों सरकार चुनते हैं कि हम मुकम्मल तौर तरीके कब आज़ाद हुए? 47 में 1947 में जब इस देश की अंग्रेजों से जब आज़ादी मिली, तो हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले, हमारे देश के किसानों ने, मजदूरों ने, आम लोगों ने क्या सोचा था? यह देश खुशहाल होगा, यह देश तरक्की करेगा, यह देश में हम सुविधा भोगी होंगे, हमारे पास आम सुविधाएं होंगी। लेकिन आज तक 70 वर्ष से अधिक समय हो चुके, आज तक वो सुविधाएं मिली तो हम कहाँ जाएंगे? वर्तमान चुने हुए सरकार से सवाल करेंगे, जो मेरा राइट है। तो आप देखिए ना, 2014 के बाद देश को आज़ादी मिलती है और उस आज़ादी के बाद आज देश डेवलप हो रहा है, विश्व गुरु बनने की कगार पे है। देखिए 2014 के बाद से जिन लोगों की आज़ादी मिली है, उनके लोग और उनके साथ वो अंग्रेजों से 1925 में जो RSS हेडक्वार्टर के जो लोग हैं, वो अंग्रेजों के साथ आज तक पूरे के पूरे देश के हिस्ट्री में आप चले जाइए, एक भी ऐसा कोई RSS और संघी नहीं है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया हो। और वो तो माफी मांगने वाले लोग हैं, वो सावरकर की औलाद है, माफी मांगती है, वो सवाल करेगी वो देश, उनके लिए तो 2014 में आज़ादी मिली और इस देश के शासक तो 1000 वर्षों से बैठे। देखिए ना, बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, पैसा लग जाएगा, लेकिन पहले हिंदुत्व को मजबूत कर लेते ना, पहले धन बहुत जरूरी है देश में। इस दुनिया में 200 कंट्रीज हैं, आप जानती हैं, लगभग 200 देश हैं। 200 देश में ब्राह्मणवाद से बड़ा खतरा इस दुनिया की किसी ब्रह्मांड में। आपको दिक्कत है ब्राह्मणवाद से? देखिए ब्राह्मणवाद आप जो बोल रही हैं, मुझे दिक्कत क्यों नहीं होगी जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद कहता है कि नहीं, लड़की, औरत, महिला पुरुष का बराबरी नहीं कर सकती, वो पढ़ नहीं सकती, वो एक पर्दा के अंदर रहे, वो पर्दा के पीछे रहे, वो पुरुषों के नीचे रहे, नौकरानी बनकर रहे, खाना खिलाए और उनकी चाकरी करे। तो आप जो बोल रही हैं ब्राह्मणवाद से, मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारी औरतें, दुनिया के सारे मुल्क के लोग सब बराबर रहे, सब एक समान रहे। लेकिन उनको खतरा है उस चीज से, उनको लगता है कि क्या महिलाएं पढ़ लिख लेगी तो हमारी बराबरी की बात करेगी, जो उनको बराबरी देने का बात नहीं। इसलिए वो अपर कास्ट ये भी तो कहती है ना कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर छोटी कास्ट वालों को या दलित लोगों को आरक्षण दे गए तो हक खा जाता है वो हमारा। आप जब देखेंगे इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, EWS क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या है, मैं कहता हूं कि इस देश में महल किसने बनाए, घर किसने बनाए, नदियां किसने बनाए, इस देश के कामगार लोगों ने बनाया है। और उनको आप छोटी जाति बोलते हो। इस देश में सड़क किसने बनाया, इस देश में पेड़ पौधे किसने लगाए, इस देश के सारे 99% जो वर्क हुए हैं, 100 के 100% इस देश का, जिनको तुम छोटी जाति कहते हो, उन लोगों ने किया है। और उनको तुम लोगों ने शोषण किया है। और शोषण क्यों किया है? जालसाज और अंग्रेजों का चाटुकारिता करके। जो अंग्रेजों का चाटुकारिता 1947 के पहले 1925 से लेकर 47 के बीच में RSS और संघ के लोगों ने किया है, वही माइंडसेट 47 के बाद से 2014 के बाद से यह गवर्नमेंट स्थापित हुई है। वही ब्राह्मणवाद, वही जातिवाद, वही कास्टिस्ट, वही व्यवस्था लागू करने का प्रयास है। लेकिन इस देश का नौजवान मरा नहीं है, इस देश का जमीर गायब नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल, इस देश का युद्ध लड़ेगा और इस ब्राह्मणवादी और इस प्रतिशतात्मक और इस जातिवादी मानसिकता की सरकार जल्द जाने वाली है। हाँ, वही मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि नेता बदलने से कुछ होगा कि सिस्टम ही बदल दो तो कुछ होगा? देखिए इस देश की संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया में आपको लीडर, और इसमें आपको सरकार चुनने के लिए 272 MP चाहिए। सरकार की किसी पॉलिसी को पास कराने के लिए आपके पास MP और MLA की संख्या होनी चाहिए, जो सदन में मौजूद होनी चाहिए, न कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर। तो मेरा कहना है कि सरकार का, इस देश के प्रत्येक हिस्से के लोग, प्रत्येक हिस्से के नागरिक इस बात को समझे, अपने राइट्स को पहचाने, अपने राइट्स को जाने कि मेरा मूलभूत, मेरा फंडामेंटल राइट और भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में हमारा अधिकार दिया है, उसके अधिकार के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्या हम उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के प्रत्येक नौजवान को इस बात को समझना चाहिए और अपनी न्यायिक भागीदारी में शामिल होना चाहिए। और यह न सिर्फ एक आगाज है, बल्कि एक बड़ा मूवमेंट पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में तैयार होने वाला है और फैलने वाला है। बहुत शुक्रिया।